बीरबल और सच्चा अपराधी। सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। आगरा का लाल किला कोहरे में डूबा हुआ था। मुगल सम्राट अकबर रोज की तरह अपने खास दीवाने खास में दरबार सजाने वाले थे, लेकिन आज महल के गलियारों में एक अजीब सी सरगर्मी थी। सैनिकों के चेहरे गंभीर थे और महल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा दोगुनी कर दी गई थी। बात ही कुछ ऐसी थी। रात के तीसरे पहर एक रहस्यमयी हत्या हो गई थी। मृतक था राजा हरगोविंद राय, जो कि अकबर के खास मित्रों में से एक थे और बंगाल प्रांत के दीवान थे। उन्हें उनके ही कक्ष में बंद कमरे में बिस्तर पर मृत पाया गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां जालीदार थी और बाहर किसी भी पहरेदार को कोई हलचल महसूस नहीं हुई थी। हत्या इतनी साफ और चुपचाप की गई थी कि पूरा राजमहल सकते में आ गया। घटना की खबर सुनकर अकबर स्वयं उस कक्ष में पहुंचे जहां हत्या हुई थी। बीरबल को तुरंत बुलाया गया। बीरबल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस कमरे का सूक्ष्म निरीक्षण किया। कमरे में बिस्तर के पास खून फैला था। मृतक की छाती पर चाकू का एक ही वार था, पर वो इतना गहरा था कि वहीं मृत्यु हो गई। चाकू कहीं नहीं मिला। एक टेबल पर एक अध जला दिया और उसके पास एक टूटा हुआ फूलदान पड़ा था। कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, रक्त से लिखा हुआ एक शब्द, धोखा। बीरबल की नजरें उसी शब्द पर थम गई। राजा हरगोविंदराय मरने से पहले कुछ कहना चाहते थे, पर क्या? बीरबल ने मन ही मन सोचा। राजा हरगोविंदराय के पास कुल 5 प्रमुख सेवक थे। राम सेवक पुराना विश्वास पात्र, पर हाल ही में उसे वित्तीय संकट से गुजरते देखा गया था। सलीम मिर्जा बंगाल से साथ आया अंगरक्षक, क्रोधी स्वभाव का। रूपवती हरगोविंदराय की दासी, जो उनके बहुत करीब थी। मंसूर खान दरबारी वैद्य, जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता था। जयकृष्ण काबुल से आया एक नवयुवक सलाहकार, जो हरगोविंदराय का हाल ही में प्रिय बन गया था। बीरबल ने हर एक से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन सभी का एक ही उत्तर था, हम उस समय कक्ष के बाहर थे और हमें कुछ नहीं पता। बीरबल ने कहा, जब हर कोई बाहर था और दरवाजा अंदर से बंद था, तो हत्यारा कहा गया, या क्या वो अभी भी यही है? बीरबल ने एक विशेष चाल चली। उसने दरबार में सबके सामने घोषणा की, मुझे शक है कि हत्यारा यही मौजूद है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। उसने सभी संदिग्धों को 2 दिन तक महल से बाहर जाने से रोक दिया। उसी दौरान बीरबल ने एक और चाल चली। उसने राजा हरगोविंदराय की लिखावट की तुलना धोखा शब्द से करने के लिए उनके पुराने दस्तावेज मंगवाए। नतीजा चौंकाने वाला था। वो शब्द राजा ने नहीं लिखा था। तो फिर किसी ने जानबूझकर लिखा था। झूठा इशारा। जैसे ही बीरबल ने यह जानकारी अकबर को दी, उसी रात महल में एक और हमला हुआ। इस बार निशाना था बीरबल स्वयं। किसी ने उनके कक्ष में विषैला धुआं छोड़ने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उन्हें बचा लिया गया। इसका मतलब था कि हत्यारा जानता था कि बीरबल सच के करीब पहुंच रहे हैं। बीरबल ने अब कड़ा रुख अपनाया और हर संदिग्ध का जीवन इतिहास खुद खंगालना शुरू किया। उसने एक गुप्त सूत्र से जाना कि जयकृष्ण असल में बंगाल का कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक भगोड़ा अपराधी था, जिसका अतीत साजिशों और झूठ से भरा था। अब बीरबल ने एक और योजना बनाई। उसने सबको दरबार में बुलाया और एक घोड़े की नाल लाने का आदेश दिया। सब चौंक गए। बीरबल ने उस नाल को जलती आग में गर्म करने को कहा। बीरबल ने कहा, इस नाल को जिसने भी चुराया, उसके हाथ जल जाएंगे जब वो इसे पकड़ेगा। अब हर कोई बारी बारी से इसे छुए। पर बीरबल ने छुप कर देखा। सिर्फ जयकृष्ण ने नाल को छुआ ही नहीं। वो डर के कारण बच गया। बीरबल मुस्कुराए, पर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। फिर एक सुबह बीरबल ने अचानक दरबार में घोषणा की, मुझे लगता है कि यह हत्या अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन मुझे सच्चाई की झलक मिल गई है।
राजा हरगोविंदराय ने अपने कातिल को जान लिया था, और वही व्यक्ति अब भी हम सब के बीच है। सभी स्तब्ध थे। अकबर ने पूछा, तो फिर बीरबल, बताओ वो कौन है? बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, महाराज, मैं इसका उत्तर एक और संकेत मिलने के बाद ही दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह सिर्फ हत्या नहीं, एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, और जो दिख रहा है वो असल में पर्दा है। बीरबल ने दरबार में जो संकेत दिए थे, उन्होंने सारे संदिग्धों के मन में डर भर दिया। जयकृष्ण उस रात महल से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदारों द्वारा पकड़ लिया जाता है। बीरबल जानबूझकर उसे सजा नहीं देता, बल्कि उसे खुला छोड़ देता है, जिससे वो अगली चाल चल सके। बीरबल सोचता है, अगर जयकृष्ण असली अपराधी है तो वो डर के मारे कोई गलती जरूर करेगा, लेकिन अगर नहीं तो असली शिकार हमारे सामने आने से पहले बहुत कुछ खो चुका होगा। बीरबल को अचानक ज्ञात होता है कि हरगोविंदराय की मृत्यु से 2 दिन पहले एक गुप्त दूत बंगाल से आया था, जिसकी कोई जानकारी दरबार के अभिलेखों में नहीं मिलती। इस दूत का नाम था फैज अली। उसके आने के बाद ही हरगोविंदराय ने अपनी सारी व्यक्तिगत चिट्ठियां नष्ट कर दी थी। अब मामला और उलझ गया। बीरबल ने खोज शुरू की और पता चला कि फैज अली कभी एक गुप्तचर था, जिसे मुगल दरबार से निकाल दिया गया था, पर उसने 2 साल बाद बंगाल में फिर से सत्ता के गलियारों में जगह बना ली थी। बीरबल को हरगोविंदराय के कक्ष के एक गुप्त तहखाने में एक संदूक मिलता है, जिसमें कुछ पुरानी चिट्ठियां और एक ताले में बंद डायरी होती है। बीरबल उसे पढ़ नहीं पाता, क्योंकि ताले की चाबी गायब है, लेकिन एक चिट्ठी बिना लिफाफे के रखी होती है। उसमें लिखा था, मुझे भरोसा है वो फिर आएगा, पर इस बार अगर मैं बोलूंगा तो कई सिंहासन डोल सकते हैं। बीरबल के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। चिट्ठी पर नाम नहीं था, पर हस्ताक्षर थे, हरि। बीरबल को यकीन हो जाता है कि हत्या सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। एक रात बीरबल ने रूपवती दासी से अकेले में बातचीत की। उसने कांपते हुए बताया कि हरगोविंदराय अकबर के दरबार के कुछ खास मंत्रियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, जो बंगाल में भ्रष्टाचार फैला रहे थे। रूपवती बोली, उन्होंने कहा था कि वो एक रिपोर्ट अगले हफ्ते दरबार में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो मारे गए। अब शक की सुई जयकृष्ण से हटकर दरबार के शक्तिशाली वजीर आजम मीर जाफर की ओर घूमती है। मीर जाफर बंगाल के मामलों को नियंत्रित करता था और हरगोविंदराय से अक्सर वैचारिक टकराव में रहता था। बीरबल अब एक आखिरी चाल चलता है। वो एक जाली दस्तावेज तैयार करता है, जिसमें लिखा होता है कि हरगोविंदराय ने अपनी हत्या से पहले सभी साक्ष्य बीरबल को सौंप दिए थे, और वो जल्द दरबार में सब कुछ उजागर करने वाला है। वो दस्तावेज चोरी छुपे दरबार के एक जासूस के माध्यम से मीर जाफर के पास पहुंचवा देता है, और जैसा बीरबल ने सोचा था, उसी रात कोई बीरबल के कक्ष में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार बीरबल तैयार था। उसने सिपाहियों को पहले से छुपा रखा था। घुसपैठिया पकड़ा जाता है। वो कोई और नहीं, राम सेवक था, हरगोविंदराय का पुराना सेवक। राम सेवक ने स्वीकारा कि उसे किसी ने पैसे देकर बीरबल की डायरी चुराने भेजा था, पर उसने ये नहीं बताया कि उसे भेजा किसने। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने जो किया डर में किया। उस आदमी के पास सबका भेद है, सबका अंत कर सकता है। अब मामला और गहराता है। बीरबल समझ गया कि अब सामने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई चेहरों की परछाई है। बीरबल अकबर के सामने सबूत पेश करता है, पर सब अधूरे हैं। अकबर गुस्से में कहते हैं, बीरबल, ये राजमहल है, खेल नहीं। जब तक तुम पूरी सच्चाई नहीं लाते, मैं कोई कार्यवाही नहीं करूंगा। बीरबल जवाब देता है, महाराज, ये साजिश उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सत्ता। मैं इसका सिरा पकड़ चुका हूं, पर इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि मुझे पूरा जंगल खंगालना होगा। कहानी समाप्त होती है उस क्षण पर जब बीरबल अपने एक पुराने गुप्तचर मित्र के साथ
जंगल के एक निर्जन मंदिर में पहुंचता है। वहां उसे एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ संदूक मिलता है। जैसे ही वो संदूक खोलता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि उसमें वही गुमशुदा डायरी पड़ी होती है जिसके बारे में सिर्फ हरगोविंद राय और बीरबल जानते थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, इसमें वो सच है जो एक नहीं, कई राजाओं की नींव हिला सकता है। अगर ये बाहर आया तो रक्तपात निश्चित है। सोच समझ कर पढ़ना। बीरबल धीरे से मुस्कुराता है। बीरबल ने जैसे ही संदूक खोला, एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी उसके हाथ लगी। उसकी सांसें थम गई। भीतर धूल जमी थी, लेकिन पन्ने अब भी सुरक्षित थे। पहला पृष्ठ चेतावनी से भरा था। इस पुस्तक में जो लिखा है उसे जानने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। इसे केवल उसी के लिए छोड़ा गया है जो सत्य को सहने की क्षमता रखता है। बीरबल ने धीमे धीमे पन्ने पलटना शुरू किया। डायरी की प्रारंभिक प्रविष्टियां साफ करती थी कि हरगोविंद राय को 3 लोगों से खतरा था। फैज अली, पूर्व जासूस, बंगाल में अंधेरे व्यापार का संचालन करता था। मीर जाफर, वजीर आजम, जिसकी महत्वाकांक्षा उसे राजगद्दी तक पहुंचाना चाहती थी। एक छाया, जिसकी पहचान हरगोविंद राय को नहीं पता थी, लेकिन उसके आदेश सबसे ऊपर थे। वो दरबार के भीतर से निर्देश दे रहा था। ये छाया कौन था? यही बीरबल को पता लगाना था। जय कृष्ण, जिसे पहले शक की निगाहों से देखा जा रहा था, अब बीरबल के पास आता है। वो कहता है, मैं निर्दोष हूं। असली अपराधी जानता है कि मैं क्या जानता हूं, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की गई। वो एक चिट्ठी बीरबल को देता है जो हरगोविंद राय ने उसे मरने से 2 दिन पहले दी थी। एक गूढ़ संकेत जिसमें एक शब्द था, पंचम। बीरबल उलझ गया। क्या पंचम कोई व्यक्ति है, कोई कोड, कोई स्थान? बीरबल दिल्ली के पुराने ग्रंथों और मुगल दरबार की रजिस्टर पुस्तकों में पंचम शब्द की खोज करता है। अंततः उसे जानकारी मिलती है कि पंचम दरबार की एक गुप्त सभा का कोड नाम था, जिसमें 5 लोग शामिल थे, एक प्रकार की छाया सरकार। इस पंचम समिति का उद्देश्य था राज्य की गुप्त दिशा तय करना, छुपे निर्णय लेना और दरबार से परे सत्ता चलाना। बीरबल को झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि अकबर को इस समिति के बारे में पता नहीं था। बीरबल अब मीर जाफर को जाल में फंसाने की योजना बनाता है। वो झूठी खबर फैलाता है कि फैज अली अब दरबार के गुप्त कारावास में बंद है और सब कबूल कर चुका है। ये सुनते ही मीर जाफर घबरा जाता है और एक गुप्त संदेश भेजता है जो बीरबल की जासूसी टीम पकड़ लेती है। उसमें लिखा होता है, वो अब भी छाया में है। अगर फैज ने मुंह खोला है तो हमें पंचम योजना को आगे बढ़ाना होगा, बीरबल को हटाना होगा। अब बीरबल को यकीन हो जाता है कि मीर जाफर अपराधी है, लेकिन वो मुख्य अपराधी नहीं। बीरबल अब फैज अली के पुराने संपर्कों की जांच करता है। एक पुराना नक्शा हाथ लगता है, उस स्थान का जहां पंचम समिति की गुप्त बैठकें होती थी। ये एक पुराना भूमिगत कक्ष था जो किले के पश्चिमी हिस्से में एक कुएं के नीचे स्थित था। बीरबल उस रात अकेले वहां जाता है। वो जैसे ही नीचे उतरता है, एक साया दिखाई देता है। वो छाया में छुपा हुआ एक व्यक्ति है। सिर्फ उसकी आवाज गूंजती है, तुम सच्चाई के बहुत पास आ गए हो, बीरबल। लेकिन सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी होती है। बीरबल सवाल करता है, कौन हो तुम? पर वो जवाब नहीं देता, बस ये कहता है, पंचम का 5वां सदस्य कोई और नहीं, दरबार के सबसे विश्वस्त व्यक्ति है। जब तुम जानोगे, तुम्हारा विश्वास हिल जाएगा। बीरबल सन्न रह जाता है। बीरबल दरबार लौट आता है। अकबर ने सख्त लहजे में पूछा, अब बताओ बीरबल, क्या तुमने सच्चा अपराधी ढूंढ लिया? बीरबल कहता है, महाराज, अपराधी अब भी परछाइयों में है, और यदि मैंने उसका नाम अभी लिया तो कई निर्दोषों की जान खतरे में आ जाएगी। अकबर उत्तेजित हो जाते हैं, पर बीरबल मौन रहता है। वो जानता है सच्चाई अभी बाहर लाना देश के लिए खतरा है। बीरबल ने डायरी को फिर से बंद किया
और एक नए संदूक में रख दिया। वो जानता था कि अगला कदम कितना खतरनाक हो सकता है। अंत में बीरबल अपने कक्ष की खिड़की से दूर आसमान को देखते हुए बुदबुदाता है। अगर पंचम सच में दरबार की जड़ों तक फैला है, तो ये सिर्फ हत्या नहीं, क्रांति की तैयारी है। पीछे एक परछाई हिलती है। कोई बीरबल की बातें सुन रहा था। बीरबल अब जान चुका था कि पंचम समिति में 5 लोग हैं और उनमें से एक अभी भी छायाव में है और संभवतः दरबार के सबसे करीबी लोगों में से एक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बीरबल को अब किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं रहा, यहां तक कि खुद अकबर पर भी नहीं। बीरबल ये समझने लगा था कि ये षड्यंत्र सिर्फ सत्ता हथियाने तक सीमित नहीं है, ये राज्य की सोच और उसके सिद्धांतों पर आघात है। राजमहल शांत था, पर वो शांति चुभ रही थी। इसी बीच एक नया मोड़ आता है। अकबर बीमार पड़ जाते हैं। वैद्य बताते हैं कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया गया है, एक ऐसा जहर जो शरीर को भीतर से क्षीण करता है, लेकिन लक्षण देर से दिखाता है। बीरबल हिल जाता है। अगर पंचम समिति अकबर को हटाना चाहती है, तो इसका मतलब है अगला गद्दी पर बैठने वाला तय हो चुका है। अब ये लड़ाई हत्या या गुप्तचर तक नहीं रही, ये सत्ता परिवर्तन की योजना थी। बीरबल ने वैद्य मंसूर खान को बुलाया। मंसूर ने चुपचाप एक बात कही, मुझे कहा गया था कि अगर मैंने बीमारियों की असली जड़ बताई तो मेरी बेटी की जान जाएगी। मैं डर गया। बीरबल ने पूछा, किसने धमकाया? मंसूर ने कांपते हुए कहा, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, पर उनकी आवाज पहचानी थी। वो दरबार में गूंजती है, आदेशों की तरह। अब बीरबल को यकीन हो गया था, वो व्यक्ति छाया से बाहर है, सिर्फ सबकी नजरों से छुपा हुआ है। बीरबल ने जयकृष्ण, रूपवती और अपने खास गुप्तचर यासीन को बुलाकर एक गुप्त बैठक बुलाई। वहां बीरबल ने पहली बार सबके सामने स्वीकार किया कि मुझे लगता है पंचम समिति की जड़ें सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, ये पूरे मुगल दरबार के सबसे ऊंचे गलियारों तक फैली है। शायद किसी ने अकबर की सत्ता को भीतर से खोखला करने की ठानी है। रूपवती पूछती है, तो अब आप क्या करेंगे? बीरबल मुस्कुराता है, छाया से लड़ने के लिए मुझे खुद परछाई बनना होगा। अब बीरबल ने योजना बनाई कि वो कुछ समय के लिए दरबार से गायब हो जाएगा। उसकी जगह उसका एक गुप्तचर बीरबल बनकर दरबार में रहेगा, ताकि असली बीरबल छुपकर छाया के पीछे जा सके। ये योजना बेहद खतरनाक थी। अगर असली बीरबल पकड़ा जाता तो उसकी मौत तय थी। बीरबल, वैद्य मंसूर और यासीन को साथ लेकर दिल्ली के एक पुराने जासूसी अड्डे की ओर निकल गया। यासीन ने बीरबल को एक पुराना दस्तावेज सौंपा, जो एक मरे हुए गुप्तचर की डायरी थी। उसमें लिखा था, पंचम का 5वां चेहरा कोई और नहीं, बल्कि राजगुरु है, वो जो अकबर के निजी दर्शन और धार्मिक निर्णयों में हस्तक्षेप करता है। वो सच्चाई को नैतिकता में लपेटकर सत्ता चलाता है। वही पंचम समिति का मुख्य है। बीरबल दंग रह जाता है। राजगुरु तो दरबार का सबसे सम्मानित और भक्ति से परिपूर्ण चेहरा था, लेकिन अगर वही षड्यंत्र का राजा निकला तो? इसी बीच दरबार से खबर आती है, जयकृष्ण की हत्या हो गई है। उसे रात को एक संदेश देकर बुलाया गया था और फिर किसी ने उसे जहर दे दिया। अब बीरबल समझ गया कि वो अंतिम कड़ी जो सच्चाई तक पहुंच सकती थी, उसे हटा दिया गया है। अब वो अगला निशाना खुद को मानता है। बीरबल अब आखिरी सबूत लेकर लौटने का निर्णय लेता है। वो राजगुरु से गुप्त रूप से मिलता है और उससे सीधा सवाल करता है, क्या आप पंचम समिति के 5वें सदस्य हैं? राजगुरु की आंखें शांत थी, चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोले, बीरबल, सच्चाई कभी अकेली नहीं आती, वो जिम्मेदारी और विनाश दोनों साथ लाती है। क्या तुम तैयार हो पूरी सच्चाई जानने के लिए? बीरबल बिना कुछ कहे पीछे हटता है। राजगुरु के शब्द बीरबल के मस्तिष्क में गूंजते रहे, सच्चाई कभी अकेली नहीं आती, वो जिम्मेदारी और विनाश दोनों साथ लाती है। बीरबल ने महसूस किया, सच्चाई अब सिर्फ अपराध नहीं,
एक चक्रव्यूह है जिसमें घुसना जितना सरल है, निकलना उतना ही असंभव। क्या बीरबल वो पग उठाएगा जो सत्ता की जड़ों को उखाड़ सकता है? बीरबल ने अपने गुप्तचरों यासीन और अब्दुल रहमान के साथ मिलकर एक नई योजना रची। शून्य। शून्य का अर्थ था सब कुछ मिटाकर शुरुआत करना। वो पंचम समिति के हर सदस्य के जीवन, इतिहास और प्रभाव की पूरी पारदर्शी छानबीन करना चाहता था। अगर राजगुरु ही उसका केंद्र था, तो बाकी चार को पहचानना भी आवश्यक था। यासीन ने एक ऐसा नाम सुझाया जिसने बीरबल को चौंका दिया, मिर्जा हुसैन। मिर्जा हुसैन अकबर के कूटनीति सलाहकार, जिनके साथ बीरबल कई योजनाओं में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर चुका था। बीरबल ने मिर्जा हुसैन का पीछा करने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में यासीन ने देखा कि मिर्जा हुसैन राजमहल से 3 मील दूर एक सूनी हवेली में दाखिल हुए। वहां पंचम समिति की गुप्त सभा चल रही थी। एक खिड़की से यासीन ने देखा 5 चेहरे ढके हुए, लेकिन उनके स्वर, उनकी मुद्राएं, उनके शब्द, उनमें से एक की आवाज पहचानी गई। राज्य चलाने के लिए अकबर जैसे आदर्शवादी की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसे हाथ की जरूरत है जो खामोशी से गर्दन मरोड़ सके। बीरबल को खबर दी गई। वो अब पूरी ताकत से इस समिति को उजागर करना चाहता था, पर बिना कोई शोर किए। इसी दौरान बीरबल ने अकबर से एक गहरी बातचीत की। वो चाहता था कि सम्राट खुद ये देखे कि उसके आसपास के लोग उसे छला रहे हैं। बीरबल ने पूछा, महाराज, अगर सत्ता के नाम पर आपके सबसे करीबी लोग षड्यंत्र रचें, तो क्या आप उनका विश्वास तोड़ सकेंगे? अकबर ने मौन होकर उत्तर दिया, बीरबल, मैं निर्णय नहीं लेना चाहता जब तक आंखों से न देख लूं। तुम सच्चाई सामने लाओ, फिर चाहे जो हो। अब बीरबल को प्रमाण की जरूरत थी, आवाज की, चेहरों की, और शून्य को खोजना ही था। यासीन और रहमान ने हवेली में एक विशेष यंत्र छुपाया जो आवाज और छाया रिकॉर्ड करता था। एक मुगल यंत्र जो उस समय केवल कुछ गिने चुने गुप्तचरों को ज्ञात था। 3 दिनों तक वो यंत्र वहां गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता रहा, और फिर पंचम समिति की पूरी बैठक, चेहरे, योजनाएं, यहां तक कि एक वाक्य भी रिकॉर्ड हुआ जिसने बीरबल को जड़ से हिला दिया। बीरबल को मिटा दो, वो शून्य के बहुत पास आ चुका है। अब बीरबल के पास प्रमाण था, लेकिन वो कोई युद्ध नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अकबर अपने ही मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे, जिससे जनता में भय फैले। इसलिए बीरबल ने दर्पण योजना चलाई, जहां पंचम समिति की रिकॉर्डिंग, उनके काले कार्यों के दस्तावेज और बीरबल का लिखा हुआ एक नैतिक घोषणा पत्र दरबार के हर उच्च अधिकारी तक गुप्त रूप से पहुंचाया गया। अब हर कोई जान चुका था, पंचम समिति है और उसके हाथ बेहद लंबे हैं। लेकिन एक बात और खुल गई। जब यासीन ने रिकॉर्डिंग की छाया का अध्ययन किया, एक छवि सामने आई। वो छवि राजगुरु की नहीं थी, वो कोई और था, कोई जो अभी तक पर्दे के पीछे था। वो बीरबल से कहता था, जब तू मरेगा बीरबल, तो लोग तुझे चतुर कहेंगे, लेकिन मैं इतिहास लिखूंगा। अब बीरबल उलझ गया। अगर राजगुरु असली नेता नहीं, तो वो असली शून्य कौन है? बीरबल एक रात अपने कमरे में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसके पास बैठा यासीन थके स्वर में बोला, हमने तो सोचा था पंचम समिति के 5 सदस्य हैं, पर अगर शून्य उनका नेता है, तो वो छठा कौन? बीरबल बोला, शून्य एक संख्या नहीं, एक विचार है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। जब तक वो उजाले में न आए, लड़ाई पूरी नहीं होगी। अचानक बीरबल को एक संदूक मिलता है, राजा हरगोविंदराय की एक छुपी तीसरी डायरी। उसमें लिखा होता है, अगर कोई इस पत्र तक पहुंचा है, तो समझो कि मेरी चेतावनी समय से पहले थी। शून्य की शुरुआत दरबार में नहीं, बल्कि अकबर की पहली जीत के साथ हुई थी। वो शत्रु तब से हमारे बीच है, और यही कहानी अचानक समाप्त हो जाती है। बीरबल उस अंतिम पृष्ठ को पढ़ने ही वाला होता है, लेकिन कोई दस्तक देता है। एक परछाई उसके कमरे में दाखिल होती है।
बिना नाम, बिना चेहरा। बीरबल ने हरगोविंदराय की तीसरी डायरी के अंतिम पृष्ठ को पढ़ना शुरू ही किया था कि कोई दस्तक हुई। एक गहरी आवाज ने पूछा, क्या तुम तैयार हो, बीरबल? बीरबल ने सिर उठाया। सामने एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था, जो दरबार के किसी ज्ञात सेवक की पोशाक में था। उसने बीरबल के सामने एक पुराना ताम्रपत्र रखा। उस पर केवल एक शब्द उकेरा गया था, शून्य स्थान। ये कोई कोड था, कोई स्थान, या शायद कोई विचार? बीरबल ने तुरंत अपनी गुप्त टीम को सक्रिय किया। यासीन, रहमान और रूपवती ने अलग अलग दिशा में शोध शुरू किया। कुछ दिन बाद रहमान एक पुराना नक्शा लेकर आया, एक प्राचीन सुरंग जो आगरा किले के नीचे तक जाती थी और जिसका अंत दर्ज नहीं था। लोगों का मानना था कि वो सुरंग किसी अभिशप्त स्थान तक जाती है। बीरबल ने तय कर लिया, उस रात वो अकेले वहां जाएगा। काली रात। बीरबल ने एक दिया जलाया और सुरंग में उतरा। हर कदम के साथ दीवारों पर चित्र उभरते थे, राजा, दरबार, यज्ञ, हत्या, आग, और एक चित्र जिसमें एक दरबारी को ताज पहनाया जा रहा था, लेकिन वो ताज उल्टा था। अंत में बीरबल एक गुफा में पहुंचा, जहां मिट्टी में दबा एक पत्थर रखा था। उस पर वही शब्द उकेरे थे, शून्य के नियम, सत्य सत्ता से ऊपर नहीं होता। और तभी दिया बुझ गया। एक धीमी आवाज गूंजने लगी, बीरबल, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे नैतिक मूल्य सत्ता चला सकते हैं? बीरबल ने साहस से पूछा, तुम कौन हो? वो आवाज बोली, मैं वो हूं जिसे इतिहास ने कभी स्वीकार नहीं किया, पर जिसने हर सत्ता को जन्म दिया। मैं हूं शून्य, और मैं ही पंचम समिति का निर्माता हूं। तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने पूछा। क्रांति। उस आवाज ने बीरबल को एक और रहस्य बताया। पंचम समिति का एक सदस्य अब बीरबल के बहुत करीब था, और वो किसी भी समय उसे धोखा दे सकता था। बीरबल उलझन में पड़ गया। क्या वो यासीन था, रूपवती, या खुद अकबर? इसी उलझन में वो लौट आया, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। अब वो उस साजिश को समझ रहा था, जो केवल सत्ता नहीं, नैतिकता के ताने बाने को मिटाने आई थी। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक गुप्त सभा बुलाई। वहां उसने सबके सामने एक चिट्ठी पढ़ी। वो चिट्ठी किसी ने उसे गुप्त रूप से दी थी। बीरबल, अगर तू अगला कदम उठाता है तो वो मारा जाएगा जिसे तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है। बीरबल सबकी ओर देखता है, और पहली बार उसे रूपवती की आंखों में संदेह दिखाई देता है। क्या वो पंचम समिति की जासूस थी, या बस डर गई थी? अब बीरबल एक निर्णय के दोराहे पर था। अकबर को पूरी सच्चाई बताकर राजगुरु और पंचम समिति को बेनकाब कर दे, या एक क्रांति की तरह काम करे, अंदर से सबको तोड़े ताकि रक्तपात ना हो। उसने एक तीसरी राह चुनी, परछाई बन जाना। उसने तय किया कि वो एक सप्ताह के लिए गायब हो जाएगा, और सबको लगेगा कि वो मारा गया। इस योजना का नाम था शून्य की विदाई। एक सप्ताह बाद दरबार में अफवाह फैलती है, बीरबल मारा गया। उसकी लाश सुरंग के पास मिली है। अकबर शोक में डूबा है, पर एक व्यक्ति जानता है कि यह सच्चाई नहीं है, और वह है शून्य। वो एक गुप्त बैठक में कहता है, अब जब बीरबल मर गया है, अगला कदम हमारा है। अब अगला शून्य जन्मेगा। बीरबल की मौत की खबर ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया था। अकबर के चेहरे पर शोक साफ झलक रहा था, लेकिन दरबार में हर किसी के मन में संशय की लहरें उठ रही थी। पंचम समिति के सदस्य इस खबर को सुनकर काफी खुश थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अब रास्ता उनके लिए खुल गया है। लेकिन सच ये था कि बीरबल जिंदा था। सुरंग के अंधेरे में अपनी छुपने की कला से उसने अपनी मौत का नाटक किया था। अब वो शून्य के गूढ़ रहस्यों को और भी गहराई से समझने के लिए वापसी कर रहा था। सुरंग के उस प्राचीन ठिकाने में जहां बीरबल ने अपनी योजनाएं बनाई, अब एक छोटी सी आग जल रही थी। उसके साथ यासीन और रहमान भी थे, जो बीरबल के विश्वास पात्र थे। बीरबल ने कहा, अब वक्त आ गया है,
पंचम समिति के षड्यंत्र को अंदर से खत्म करने का। हमें समझना होगा कि शून्य कौन है और उसका असली मकसद क्या। रहमान ने पुराने दस्तावेजों से पता लगाया था कि शून्य कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि दरबार में छिपा एक विचारधारा थी जो सत्ता के नाम पर न्याय और नैतिकता को खत्म करना चाहती थी। बीरबल ने महसूस किया कि यह साजिश केवल पंचम समिति तक सीमित नहीं है, बल्कि अकबर के सबसे करीब कुछ लोगों तक फैली हुई है। इनमें एक नाम बार बार उभरता था, महाल की एक छुपी हुई हस्ती जिसे सिर्फ कुछ ही जानते थे। रूपवती भी इस रहस्य में फंसी हुई लगती थी। बीरबल ने उससे मिलने का नाटक किया ताकि वो सच का पता लगा सके। बातचीत के दौरान रूपवती की झिझक और डर साफ झलकता था। बीरबल ने उस छुपी हुई हस्ती की खोज में एक और कदम बढ़ाया। उसे पता चला कि राजगुरु के अलावा भी दरबार में एक छुपा हुआ सेनापति है जो शून्य की योजना का मास्टरमाइंड हो सकता है। इस जानकारी के बाद बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति के हर कदम पर नजर रखें। बीच में दरबार के एक आदमी की मौत हो गई, जिसकी मौत संदिग्ध थी। उसकी जेब से एक गुप्त संदेश मिला था जिसमें शून्य के अगले कदमों की चर्चा थी। यह संदेश बीरबल के हाथ लगना पूरे राजमहल के लिए एक नया झटका था। अब सवाल यह था, क्या यह आदमी शून्य का दलाल था या केवल एक कठपुतली? राजा अकबर भी इस गहरी साजिश से अनजान नहीं थे। वे धीरे धीरे हर किसी पर शक करने लगे थे, लेकिन बीरबल को लेकर उनके मन में एक अजीब भरोसा था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारा यह रहस्योद्घाटन समय से पहले हो सकता है। सावधानी रखो। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो शून्य को बेनकाब करने के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन करेगा। इस समारोह में वो सभी संदिग्धों को एक जगह इकट्ठा करेगा और वहां अपने पास एक खास दस्तावेज लेकर जाएगा जो शून्य की असली पहचान का खुलासा करेगा। समारोह के दिन दरबार के सब लोग एकत्र हुए। बीरबल दस्तावेज लेकर मंच पर खड़ा था, लेकिन तभी दरबार में कुछ हलचल हुई। किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको, ये आदमी झूठ बोल रहा है। बीच में एक नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी पहचान सबको अज्ञात थी। उसने कहा, तुम सब सच जानते हो, लेकिन मैं शून्य हूं और असली खेल अभी शुरू हुआ है। बीच की गहमा गहमी में बीरबल ने दस्तावेज फाड़ दिया और कहा, जो सच है वो लिखित नहीं बल्कि समझा जाना चाहिए। और तब तक मंच पर और दरबार में कोहराम मच गया। दरबार में कोहराम मचा हुआ था। नकाबपोश व्यक्ति ने जब खुद को शून्य घोषित किया तो सबकी सांसें थम गई। बीरबल ने समझा कि ये वही पल है जब सारी साजिशों का पर्दाफाश होना है। नकाब हटते ही सामने आया दरबार का सबसे भरोसेमंद सेनापति मिर्जा अजहर। सब चौंक गए। मिर्जा अजहर अकबर का करीबी था, लेकिन असल में पंचम समिति का मास्टरमाइंड था। उसका मकसद सत्ता का असली खेल खेलना था। मिर्जा ने माना कि उसने सच्चाई को छुपाने और सत्ता पर कब्जा करने के लिए कई षड्यंत्र रचे थे। महाराज, उसने कहा, हमारे जैसे लोग ही राज्य को सही दिशा दे सकते हैं। सत्ता में कमजोरियों का फायदा उठाकर हम ही इस राज्य को बचा सकते हैं। लेकिन बीरबल ने ठहराया, सत्ता की कोई भी परत नैतिकता के बिना अधूरी है। जो झूठ और धोखे पर चलती है वो अंततः खुद ही नष्ट हो जाती है। अकबर ने इस खुलासे के बाद कहा, मिर्जा अजहर, तुम्हारा धोखा बड़ा था, पर मैं न्याय पसंद करता हूं। तुम्हें सार्वजनिक रूप से सजा नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलती समझो और राज्य के लिए काम करो, पर अब से तुम पर मेरी निगरानी होगी। मिर्जा की आंखों में शहंशाह की बात सुनकर एक अजीब चमक थी, जैसे वो एक नई चाल खेलने की तैयारी कर रहा हो। रूपवती ने भी अपनी सफाई दी। मैं भी इस साजिश का शिकार थी, लेकिन बीरबल के कारण मैं सच जान पाई। अब मैं पूरी ईमानदारी से अकबर और बीरबल के साथ हूं। बीच में यासीन और रहमान ने भी अपनी भूमिका बताई और कहा कि सच्चाई की खोज में वे पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बीरबल ने समझाया, शून्य कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है।
ये सत्ता में संतुलन, नैतिकता और सच्चाई का प्रतीक है। हमें इसे भीतर से महसूस करना होगा, नहीं तो कोई भी शून्य सत्ता की छाया में फिर उभर आएगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और आदेश दिया कि दरबार में पारदर्शिता और न्याय के लिए नए नियम बनाए जाएं। बीरबल ने कहा, मेरी यात्रा यहां खत्म नहीं हुई। मैं अब शून्य की चेतना को फैलाने और न्याय के सच्चे अर्थ को समझाने के लिए राज्य के कोनों कोनों में जाऊंगा। और वो दरबार से विदा हुआ एक नए मिशन के साथ, जहां सत्ता और न्याय की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। अंत में एक अज्ञात पात्र की परछाई दिखती है, जो बीरबल की छवि को ध्यान से देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसकी आवाज गूंजती है, शून्य कभी खत्म नहीं होता, वो बस बदलता रहता है। अकबर का दरबार कुछ दिनों से बेचैनी में था। बीरबल की मृत्यु की खबर फैल चुकी थी, लेकिन कई लोग इस पर संदेह कर रहे थे। बीरबल जैसे चतुर और चालाक व्यक्ति की इतनी सहज मौत संभव नहीं लग रही थी। अकबर ने भी अपने दरबारियों से पूछताछ तेज कर दी थी। हर कोई शून्य की असलियत जानना चाहता था। कुछ लोग तो खुद को शून्य मानने लगे और दरबार में हर तरफ भय और अविश्वास का माहौल बन गया। एक शाम बीरबल अपने गुप्त ठिकाने में यासीन, रहमान और रूपवती से मिला। उसने अपनी मौत का नाटक करने का कारण समझाया और कहा, हमें शून्य की साजिश के तारों को पकड़ना होगा। अब कोई भी व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं रहा। उसने बताया कि शून्य दरअसल सत्ता की उस छाया को कहते हैं, जो हमेशा सत्ता के भीतर रहती है, कभी सामने नहीं आती, लेकिन उसकी चालें सभी को प्रभावित करती है। बीरबल ने फिर से उस प्राचीन सुरंग का रुख किया, जहां उसे पहली बार शून्य का संकेत मिला था। वहां उसने कुछ गुप्त कोड और निशान खोजे जो पंचम समिति से जुड़े थे। सुरंग की गहराई में उसे एक पुरानी तिजोरी मिली, जिसमें एक संदिग्ध कागजात थे। वे दस्तावेज कई शक्तिशाली लोगों के नाम पर निशानित थे, जो शून्य के सदस्य हो सकते थे। बीरबल ने दस्तावेजों को पढ़ते हुए पाया कि उसके सबसे करीबी सहयोगी में से एक शून्य का सदस्य था। उसने उसे चुपके से अपने खिलाफ काम करते पाया, परंतु बीरबल ने धैर्य दिखाया और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए योजना बनाई। दरबार में एक भव्य समारोह रखा गया, जिसमें बीरबल ने शून्य के सदस्य और उनके षड्यंत्र का खुलासा करना था। समारोह के बीच बीरबल ने असली शून्य को बेनकाब करने के लिए एक चतुर योजना रची, लेकिन समारोह के समय अचानक दरबार में अफरातफरी मच गई। नकाबपोश व्यक्ति ने खुद को शून्य घोषित किया और सबको चौंका दिया। वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि बीरबल का ही सबसे भरोसेमंद सहयोगी था। नकाबपोश ने कहा, शून्य कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो सत्ता की नैतिकता और न्याय को चुनौती देती है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, पर मेरा उद्देश्य अलग है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शून्य को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये सत्ता की छाया है जो हमेशा बनी रहेगी। असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। कहानी इस बात पर खत्म होती है कि सत्ता, न्याय और नैतिकता का खेल हमेशा जारी रहेगा। हर शून्य की अपनी छाया होगी और हर छाया के पीछे एक नई चुनौती। बीरबल अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है जो इस लड़ाई को जारी रखेगा। बीरबल, जो अभी भी मौत का नाटक कर रहा था, एक गुप्त सभा में यासीन, रहमान और रूपवती से मिला। उसने कहा, अब समय आ गया है कि हम शून्य के गहरे रहस्यों को उजागर करें। इस बार हमें हर एक संदिग्ध को करीब से देखना होगा। रहमान ने रिपोर्ट दी कि शून्य के सीनियर्स की एक नई मीटिंग होने वाली है। ये जानकारी दरबार के अंदरूनी चक्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती थी। बीरबल ने अपनी जासूसी टीम को और सक्रिय किया। उसे पता चला कि पंचम समिति के सदस्य अब नए गठजोड़ में लगे हैं। उनमें से कुछ अकबर के विश्वास पात्र भी थे। ये साजिश अब और भी जटिल और गहरी हो गई थी। रूपवती, जो पहले शून्य के षड्यंत्र में फंसी थी, अब पूरी तरह से बीरबल के साथ खड़ी थी। उसने बताया
कि उसकी आंखों ने कई गुप्त चर्चाएं सुनी हैं, जिनसे शून्य की सच्ची पहचान का पता चल सकता है। बीरबल ने महल के पुराने हिस्से में एक छुपी हुई सुरंग खोज निकाली, जो सीधे पंचम समिति के गोपनीय हॉल से जुड़ी थी। वहां उसने कई दस्तावेज और गुप्त संदेश पाए, जो शून्य की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकते थे। एक दिन बीरबल ने उस समारोह का आयोजन किया, जिसमें शून्य की सच्चाई का पर्दाफाश होना था। सभी संदिग्ध वहां मौजूद थे, लेकिन जैसे ही बीरबल ने अपने दस्तावेजों का खुलासा किया, अचानक दरबार में एक अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति ने खुद को शून्य घोषित किया। सबको बड़ा झटका लगा। नकाब हटाने पर सामने आया बीरबल का एक करीबी सहयोगी, जो सच में शून्य का हिस्सा था। ये नकाबपोश व्यक्ति असल में बीरबल की परीक्षा ले रहा था। उसने कहा, तुम सब जो सत्ता की चमक में फंस गए हो, क्या तुम जानते हो कि शून्य केवल सत्ता की छाया है? ये किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि विचारधारा की जीत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सत्ता और नैतिकता की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। मैं इस लड़ाई को यही खत्म नहीं होने दूंगा। अकबर ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा और कहा, सच्चाई का पता लगाने की प्रक्रिया में कई बार छल और धोखे से गुजरना पड़ता है, पर हम न्याय के मार्ग पर अडिग रहेंगे। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वो राज्य में न्याय और सच्चाई की लड़ाई को जारी रखें। कहानी के अंतिम हिस्से में बीरबल की छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरती है, जो न केवल एक न्यायाधीश, बल्कि सत्ता और नैतिकता के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। वह राज्य के दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों को न्याय और सत्य की सीख देता है। दरबार में सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल, जो महीनों से छुपा हुआ था, अब सामने आया था, लेकिन उसकी वापसी ने दरबार में नए सवाल खड़े कर दिए थे। शून्य की पहेली अभी तक हल नहीं हुई थी। बीरबल ने कहा, राजा जी, शून्य कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सत्ता में छुपी उस शक्ति का नाम है जो खुद को छिपाती है। ये सत्ता की छाया है जो न्याय और सत्य को दबाती है। अचानक एक झपकी लेते हुए मिर्जा अजहर, जो दरबार में सबसे भरोसेमंद सेनापति था, खड़ा हुआ। उसकी आंखों में ठंडापन था। अगर यही सच है, तो क्या मैं ही शून्य हूं? उसने सवाल किया। दरबार में हड़कंप मच गया। सभी की निगाहें मिर्जा अजहर पर थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिर्जा, तुम शून्य नहीं, शून्य की एक परछाई हो। तुम्हारे जैसे कई लोग सत्ता में अपनी छाया छोड़ते हैं। अकबर ने सख्ती से कहा, इस दरबार में अब कोई छाया नहीं, केवल सच्चाई और न्याय चलेगा। बीरबल ने सबको याद दिलाया कि सच्चाई की खोज में धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी है। हम सबको मिलकर उस शून्य को उजागर करना होगा, जो हर किसी के दिल में छुपा है। दरबार में भारी तनी हुई चुप्पी थी। सबकी निगाहें बीरबल पर थी, जो अब पूरी तरह सामने आ चुका था। उसने कहा, महाराज, अब शून्य का रहस्य खत्म करने का समय आ गया है। ये केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि सत्ता की एक साजिश थी, जिसे हमने ढूंढ निकाला है। अकबर ने दरबार के सभी मुख्य सदस्यों को बुलवाया। बीरबल ने विस्तार से सारी साजिश, पंचम समिति के षड्यंत्र और मिर्जा अजहर की भूमिका के बारे में बताया। बीरबल ने साबित किया कि मिर्जा अजहर ही शून्य का मुखिया है, जिसने सत्ता हथियाने के लिए कई झूठे आरोप लगाए, कई जासूस नियुक्त किए और कई बेगुनाहों को फंसाया। मिर्जा ने कबूल किया कि उसने अकबर की कमजोरी का फायदा उठाया, सत्ता के लिए षड्यंत्र रचा और अपनी छाया बनाकर दरबार में भय फैलाया। रूपवती और यासीन, जो पहले शंकित थे, उन्होंने सबूतों के आधार पर मिर्जा के गुनाहों को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मिर्जा ने कैसे अपने हाथों को गंदा किया और कितने निर्दोष लोगों को दुख पहुंचाया। बीरबल ने पंचम समिति के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कराया। उनकी सारी साजिशें और गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए गए। अकबर ने सभी दोषियों को सख्त सजा देने का आदेश दिया। अकबर ने घोषणा की,
ये हमारा संकल्प है कि हमारी न्याय व्यवस्था साफ और पारदर्शी होगी। कोई भी अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, सत्ता के साथ न्याय और ईमानदारी का मिलन ही किसी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल को राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया ताकि भविष्य में ऐसी साजिशों को रोका जा सके। बीरबल ने पूरे राज्य में न्याय की अलख जगाई।